उसके पापा ने उसका रिश्ता एक जगह पर तय कर दिया। जब यह बात उसे पता चली तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दौड़ी दौड़ी अपने प्रेमी के पास गई और उसे पूरी बात बताई। उसने उससे कहा कि अब सही वक्त आ गया है जब हम अपने रिश्ते की बात अपने घर वालों के सामने साफ तौर पर रख दें। वह उससे कहने लगा कि वो खुद भी उनके रिश्ते को घर वालों से छुपा कर तंग आ चुका है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा हमारा रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम एक अमीर परिवार से संबंधित हो और मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकता। उसने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, मैं पापा को समझाऊंगी, मैं उनसे कहूंगी कि मुझे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है, मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। पर वह कहने लगा कि और अगर तुम्हारे पापा हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए तब क्या करोगी। वो अपने प्रेमी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उससे कहा कि अगर पापा ने तुम्हारा और मेरा रिश्ता स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वह उससे कहने लगा कि जान देने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तो यह है कि हम कहीं भाग चलते हैं इन सब लोगों से, कहीं बहुत दूर, और जब कुछ समय बीत जाएगा तब हम वापस लौट आएंगे। एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो फिर हमारे घर वाले हमारा रिश्ता मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर और कोई चारा ही नहीं बचेगा। पहले तो उसने अपने प्रेमी ऋषभ को इस चीज़ के लिए मना किया, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके अंदर खुद भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पापा से अपने प्यार के बारे में बात करे, क्योंकि उसके पापा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। उसे लगा कि कहीं अगर वह इस रिश्ते के लिए नहीं माने तब तो उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर शायद ही है जो वो कभी ऋषभ से मिल भी पाए। इसीलिए उसे ऋषभ की बात ठीक लगी, पर उसने कहा कि अगर हम लोग भागेंगे भी तो आखिर कहाँ जाएंगे। वह उससे कहने लगा कि दूसरे शहर में मेरी एक रिश्तेदार रहती हैं, हम दोनों कुछ दिनों तक वहीं पर आराम से रह सकते हैं। कुछ दिनों में ही मैं वहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा और फिर काम मिलते ही हम किसी दूसरी जगह पर किराए पर कमरा ले लेंगे। उसे ऋषभ की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने उससे कहा कि तो अब हम दोनों कल ही चलते हैं। ऋषभ ने उसे बोला, जब मैं घर से निकलूं तो कुछ पैसा और जेवर भी अपने साथ लेकर चलूं, ताकि कुछ दिनों तक हम अपने खाने पीने का खर्चा खुद से ही उठा सकें। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने अपनी मम्मी के जेवर और उन्होंने जो भी गहने उसकी शादी के लिए बनवाए थे वह सारे समेट लिए, और जितना भी कैश उस वक्त उसके हाथ लगा वह सब उसने उठा लिया और ऋषभ के साथ में निकल पड़ी। पहले तो घर वालों से दूर जाने में उसे बहुत डर लग रहा था और बहुत रोना भी आ रहा था, लेकिन जब वो और ऋषभ काफ़ी दूर निकल गए तो उसके साथ अकेले अपनी ज़िंदगी जीने की कल्पना करके वो फूली नहीं समा रही थी। कुछ घंटे का सफ़र तय करके वो दोनों एक जगह पर उतरे। उसके बाद ऋषभ के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। ना जाने ऐसी क्या बात हुई कि वह फ़ोन पर बात करके बड़ा ही परेशान हो गया। उसने उससे पूछा भी कि आखिर बात क्या है, तो वह कहने लगा कि वह दरअसल मैं तुम्हें अपनी जिस रिश्तेदार के यहाँ लेकर जा रहा था वह अब यह शहर छोड़कर जा चुकी है। मुझे तो अभी तक यही पता था कि वह यहीं रहती है, लेकिन अब अचानक ही आज ही मुझे यह पता चला कि वह यहाँ नहीं है। ऋषभ की बात सुनकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि एक उन्हीं के सहारे से तो वो दोनों अपने घर को छोड़कर भागे थे। ऋषभ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अभी हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही कि हम एक होटल में कमरा लेकर रह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर एक होटल किराए पर लिया और फिर ऋषभ उसे होटल के कमरे में अकेला छोड़कर उनके रहने का इंतजाम करने के लिए चला गया। शाम तक जब ऋषभ लौट कर आया तो वह थोड़ा उदास था। उसने उससे पूछा भी कि क्या हमारे रहने का कहीं इंतजाम नहीं हुआ, तो कहने लगा कि इंतजाम हो गया है, मेरी एक बुआ जी इसी शहर में रहती हैं। यह बात उसे पहले नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले ही उस मकान में रहना शुरू किया है। दरअसल उनके ससुराल
वालों ने उन्हें पहले घर से निकाल दिया था, लेकिन अब क्योंकि उनके पति का भी देहांत हो गया और उनके ससुराल में भी उस मकान पर अपना हक जमाने वाला कोई नहीं बचा, तो उस मकान का मालिकाना हक बुआ जी को ही मिल गया। इसीलिए वह अब वहीं आकर रहने लगी हैं। कल सुबह ही हम लोग वहीं के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद ऋषभ उसके साथ प्यार भरे पल बिताना चाहता था। उसने उससे कहा भी कि इतनी सब आज भाग दौड़ हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। मन मार कर उसे उसका साथ देना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसके साथ वह सब करना शुरू किया, तभी उनके कमरे के दरवाजे पर बहुत जोरदार दस्तक हुई। दस्तक इतनी तेज थी कि वो दोनों ही बुरी तरह से घबरा गए। जैसे ही ऋषभ ने दरवाजा खोला, थोड़ी ही देर के बाद वह बड़ी ही परेशानी भरी अवस्था में वापस लौटा और उससे कहने लगा, जल्दी से अपना सारा सामान समेटो, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। वह कहने लगा, दरअसल पैसे बचाने के चक्कर में मैंने एक सस्ता होटल ले लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह होटल ठीक नहीं है। यहाँ पर उस तरह के लोग आते हैं और अब पुलिस की रेड पड़ गई है। अगर हम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो फिर पुलिस हम दोनों को पकड़कर जेल में डाल देगी। बैठे बिठाए हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसीलिए सवाल कम करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। ऋषभ की बात सुन वो खुद बुरी तरह से घबरा गई। उसने सबसे पहले अपने सारे पैसे और गहने जुटाए और सारा सामान लेकर वो लोग होटल के पिछले दरवाजे से निकल गए। आधी रात को अब वो कहाँ जाते, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इधर ऋषभ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था। वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और उससे यही कह रहा था कि इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि मैं जो जैसा चाह रहा था बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम इस वक्त मुझसे कोई भी सवाल जवाब मत करना। डर के मारे उसने उससे कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। फिर वह उसे एक टैक्सी में बिठाकर एक मोहल्ले की तरफ लेकर गया और थोड़ी ही देर में वो एक पुराने से मकान के सामने खड़े हुए थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऋषभ इतनी रात को आखिर उसे कहाँ लेकर आया है। उसने दरवाजे को 2-3 बार खटखटाया, तब जाकर कहीं दरवाजा खुला। सामने से एक करीब 40-45 साल की उम्र की औरत निकली। ऋषभ ने उन्हें देखते ही पैर छुए और कहने लगा, बुआ जी नमस्ते। मैंने कहा था ना कि मैं कल आने वाला हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुसीबत कुछ ऐसी आन पड़ी कि मुझे इतनी रात को ही आना पड़ा। तभी वो समझ गई कि यह ऋषभ की वही बुआ जी हैं जिनके यहाँ वो चलने को कह रहा था। ऋषभ ने तुरंत ही उसकी तरफ इशारा किया और उसने अपने सर को पल्लू से ढक लिया और फिर उसने भी उनके पैर छू लिए। ऋषभ की बुआ जी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसके बाद उन्होंने एक लंबी सी मुस्कान दी और फिर कहने लगी, आओ आओ, यह तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। उसके बाद उन्होंने उन्हें उनका कमरा दिखा दिया और वो लोग अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेटकर आराम करने लगे। ऋषभ एक बार उससे फिर कहने लगा कि उसका आज बहुत दिल कर रहा है। उसने उससे कहा भी कि आज कितनी तो भाग दौड़ हो रही है जिसकी वजह से पूरा शरीर टूट रहा है, लेकिन ऋषभ मानने को तैयार ही नहीं था। उसने उससे कहा कि ऋषभ, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में यह सब हमारी शादी के बाद ही हो। वह कहने लगा कि तो मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ, हम लोग कल ही चलकर शादी कर लेंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो। उसने उसे समझाया पर वह मानने को तैयार ही नहीं था और फिर उसने उसकी इच्छा ना होने के बावजूद भी उसके साथ वह सब किया। खैर उसने भी यही सोचा कि जो कल होना है वह आज हो जा रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम वो ऋषभ को कोई खुशी तो दे पाई, क्योंकि जब से वह उसे लेकर अपने घर से निकला है वह बहुत ज़्यादा परेशान है। एक के बाद एक मुसीबतें उनके पीछे ही पड़ी हुई हैं। कई घंटे तक ऋषभ उसे
उसे अपनी आगोश में लिए रहा। वह सब करते करते काफी भोर का समय हो गया था। उसके बाद वो सो गई और फिर उसकी आंख तब खुली जब सूरज काफी ऊपर चढ़ आया था। यह देख वो बुरी तरह से घबरा गई। वो इतनी देर तक आज सोती रही। बुआ जी के यहाँ उसका पहला दिन है। वह उसके बारे में ना जाने क्या सोचेंगी कि उनके भतीजा कैसी लड़की से शादी कर रहा है जो इतनी देर तक सोती रहती है। जब वो चारपाई से उठी तो उसे ऋषभ कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उसे लगा कि शायद कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे। वो कमरे से बाहर निकली तो उसे बुआ जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सभी कमरों में जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक कमरा ही खुला हुआ मिला। बाकी के कमरों में ताला पड़ा हुआ था। वो वापस अपने कमरे में लौट आई। उसके बाद उसने पूरे कमरे की साफ सफाई करना शुरू कर दी। पूरे कमरे को अच्छे से झाड़ पोंछ कर सारा सामान कायदे से लगाकर वो नहा धोकर वापस आई तो बुआ जी कमरे में ही बैठी हुई थी। उसने उन्हें देखते ही उनके तुरंत ही पैर छू लिए। वह उससे कहने लगी कि तुमने तो पूरा कमरा ही चमका दिया। उसने कहा, जी बुआ जी, साफ सुथरी जगह अच्छी लगती है। वह कहने लगी, चलो काफ़ी देर हो गई है, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसीलिए चलकर नाश्ता कर लो। उसने उनसे पूछा कि ऋषभ कहाँ है तो वह उसके इस सवाल से अचानक से सकपकाई और फिर कहने लगी कि तुम्हें ऋषभ बताकर नहीं गया है कि वह कहाँ गया है। उसने कहा कि दरअसल वह कल कह रहे थे कि वह कहीं काम ढूंढने जाएंगे, लेकिन किस जगह पर जाएंगे यह मुझे बताकर नहीं गए। उसने कहा, चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, वह तो हो सकता है शाम तक ही लौट कर आएं। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन ऋषभ का कुछ भी अता पता नहीं था। वो दोबारा से बुआ जी के पास गई तो वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, काम की तलाश में हो सकता है वह दूसरी जगह चला गया हो तो कुछ दिनों बाद वापस आ जाए। उसने ऋषभ के फ़ोन पर बुआ जी से कहकर फ़ोन भी करवाया पर उसका नंबर भी बंद आ रहा था। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। वो और बुआ जी आराम से उस घर में रह रहे थे। उसे ऋषभ की बुआ जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता। वो बिल्कुल उनके साथ उस तरह से घुल मिल गई थी जैसे वो अपनी मम्मी के साथ वो खूब हंस बोल कर रहती थी। कभी कभी जब उसे अपने घर वालों की याद आती तो बुआ जी उसे माँ की तरह ही अपने सीने से लगाकर उसका सर को सहलाती, लेकिन फिर भी उसे अपने घर वालों की याद भी सताती रहती थी कि ना जाने उसके मम्मी पापा कैसे होंगे। इधर ऋषभ भी वापस नहीं लौटे थे और उनका फ़ोन भी बंद ही आ रहा था। एक दिन वो अपने कमरे में सो रही थी कि तभी रात के वक्त उसे अपने बगल के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ सुनाई दी। इसीलिए वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आई। वो सोचने लगी कि बगल वाले कमरे में तो हमेशा ताला ही पड़ा रहता था, लेकिन आज उसमें कौन आ गया। बाहर निकलकर देखा तो उस कमरे का ताला खुला हुआ था। उसे लगा हो सकता है कि बुआ जी कमरे के अंदर हों, वह कुछ अपना काम कर रही हों, लेकिन तभी उसे किसी औरत की उस तरह की आहें भरने की आवाज़ें आने लगीं जब कोई औरत और आदमी आपस में अपना मिलन कर रहे होते हैं। यह सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि बुआ जी के पति तो खत्म हो चुके हैं। यह उसे ऋषभ ने बताया था। फिर आखिर यहाँ कौन आ गया, उससे रहा नहीं गया तो उसने कमरे की खिड़की से चुपके से झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक उसकी ही उम्र की लड़की 60 साल के बुढ़े के ऊपर बैठी हुई थी और ऊपर नीचे करके उस बुढ़े को सुख दे रही थी। वह बुढ़ा उसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर उसे और जोर लगाने को बार बार कह रहा था। उस वक्त उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही उस बुढ़े के। यह सब देखकर उसके तो पसीने छूट गए। वो तुरंत ही दौड़ी दौड़ी अपने कमरे में आई। यह सब आखिर माजरा क्या था उसे समझ नहीं आया। उसे लगा कि क्या इस सब के बारे में बुआ जी को पता है या फिर उन्हें नहीं पता, और आखिर यह लोग हैं कौन जो उनके घर में घुसकर एक कमरे में यह सब कर रहे हैं। वह रात जैसे तैसे उसने काटी। सुबह जब वो सोकर उठी तब
उसे रात के उस वाकया के बारे में अचानक से याद आया, वो तुरंत ही बुआ जी के पास गई। उसने उनसे कहा कि बुआ जी, कल रात मैंने अपने कमरे के बगल वाले कमरे में एक आदमी और एक लड़की को उस तरह की अवस्था में देखा था। उसकी बात सुनते ही बुआ जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे लगा कि शायद उन्हें इस बारे में पता नहीं। फिर वह उससे कहने लगी कि बेटा, तुम्हें उस कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने कहा कि बुआ जी, मुझे बहुत आवाज़ सुनाई दे रही थी और उत्सुकता की वजह से मैं देखने के लिए चली गई। आपकी बिना इजाज़त आखिर इस घर में कौन इस तरह से आकर कर सकता है? वह लोग कौन थे? तो बुआ जी ने उसे बताया कि दरअसल वह इस मकान के मालिक हैं। उनकी बात सुनकर वो हैरान रह गई, क्योंकि ऋषभ ने तो उससे कहा था कि यह मकान बुआ जी का है। उसने उनसे कहा, तो क्या यह मकान आपका नहीं है? वह कहने लगी कि नहीं, यह मकान मेरा नहीं है, मैं तो बस इस मकान की देखरेख करने के लिए रह रही हूँ। मकान मालिक का जब कभी भी मन होता है तो वह यहाँ पर आ जाता है और फिर उसका मकान है, इसीलिए उसकी जो मर्जी होती है वह वही करता है। और वैसे भी मुझे इससे क्या कि वह क्या करता है और क्या नहीं करता। मुझसे वह कुछ खास किराया नहीं लेता। मुझे आराम से रहने को मिल रहा है, इसीलिए मुझे किसी की पर्सनल ज़िंदगी में अपनी टांग नहीं अड़ानी। उन्होंने उससे कहा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। वो भी मन ही मन यही सोचने लगी कि बात तो सही है, आखिर जिसका मकान है वह कुछ भी कर सकता है, इसमें बुआ जी का तो कोई जोर नहीं है। एक दिन उसने बुआ जी से कहा कि चलिए हम लोग बाजार चलकर घर का कुछ सामान ले आते हैं। तो बुआ जी कहने लगी कि नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के सारे ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाकर तुम मुझे दे दो, मैं खुद ही ले आऊँगी। उसे यह बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि इतने दिनों में बुआ जी ने उसे घर से बाहर एक कदम भी रखने नहीं दिया था, लेकिन ऐसा क्यों होता था। पर वो उनकी बात टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऋषभ के नहीं होने पर एक वही तो हैं जो उसका ख्याल रख रही थी और उसका सहारा थी। इधर वो भी ऋषभ का कुछ भी पता ना चलने की वजह से बहुत परेशान थी। उसका फ़ोन भी वो लगातार मिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वह स्विच ऑफ ही बताता जा रहा था। लेकिन बुआ जी उसे यही कहती कि वो परेशान ना हो, जब तक ऋषभ नहीं आता वो आराम से उनके पास रह सकती है। दिन यूं ही बीतने लगे। उसने ध्यान दिया कि उसके बगल वाले कमरे से आए दिन उस तरह की आवाज़ें आया करती थी। वो यही सोचती कि मकान मालिक बड़ा ही ठनकी किस्म का इंसान है। उसने शायद इसीलिए इस घर को बुआ जी के हवाले कर रखा है, ताकि वह अपनी मन मर्जी के सारे काम यहाँ आकर कर सके और उसके परिवार वालों को उसकी ऐसी हरकतों के बारे में कुछ भी पता ना चले। एक दिन वो रात को सो रही थी, तभी अचानक ही बाहर से बहुत शोर शराबे की आवाज़ आई। वो जैसे ही उठकर बाहर की तरफ देखने के लिए भागी तो उसने देखा कि बुआ जी से दो हट्टे कट्टे लड़के गलत भाषा का इस्तेमाल करके लड़ रहे थे और अंदर घुसने की ज़बरदस्ती कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही उसे देखा वैसे ही मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इस चिड़िया के लिए तो हम आए थे। बुआ जी ने जैसे ही पलटकर उसकी तरफ देखा, वह उस पर जोर से चिल्लाई और कहने लगी, तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा था? जाओ अंदर जाओ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। यह सब देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत ही अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन उसे बुआ जी की भी फिक्र हो रही थी कि ना जाने बाहर क्या माजरा है। वह लोग बुआ जी से इस तरह से क्यों बोल रहे थे और घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तभी वो दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगी तो उनमें से एक आदमी बोला कि तू हमें क्यों तड़पा रही है? इतना शरीफ बनने का नाटक किस लिए कर रही है? उस चिड़िया की जितनी रकम बोलेगी मैं तुझे अभी के अभी हाथ में रख दूंगा, लेकिन बस एक बार मुझे उस माल को चख लेने दे। बुआ जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वह लड़की ऐसी वैसी नहीं है। इस पर वह लड़के ठहाका मारकर हंसने लगे और बोले कि अब वह लड़की ऐसी वैसी नहीं तो फिर कैसी है? इस घर में जो भी औरतें आती हैं वह सब धंधा ही करती हैं। तू हमें बेवकूफ़ बना रही है। मैं बोल तो रहा हूँ कि तू बस रकम बता,
मैं उस खूबसूरत बदन के लिए कितनी भी रकम देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसे मसलने के लिए मरा जा रहा हूँ। उन लोगों की बातें सुनकर तो उसका कलेजा मुंह को आ रहा था कि यह सब कैसी बातें कर रहे हैं। तभी बुआ जी ने कहा कि मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह लोग जाने को तैयार ही नहीं थे। वह कहने लगे कि हम आज पूरी तरह से भरे बैठे हैं और हमें अपनी भड़ास हर हाल में निकालनी ही निकालनी है। बुआ जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी भड़ास मुझ पर ही निकाल लो, लेकिन उस लड़की को छोड़ दो। पर वह मानने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे कि हमें तो रसमलाई ही खानी है, रसगुल्ला से हमें कोई मतलब नहीं। बुआ जी ने उनसे कहा कि देखो, उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं इसीलिए तुम लोगों को मना कर रही हूँ। इस पर वह लोग बड़ा ही अफसोस जताने लगे और फिर वह बोले, अब तो शायद हमें रसगुल्ला से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद उसे उस तरह की आवाज़ें बगल वाले कमरे से सुनाई देने लगीं, जिससे वो समझ गई कि वह दोनों आदमी बुआ जी के साथ क्या कर रहे होंगे। उसे बुआ जी से घिन महसूस होने लगी। वो यही सोचने लगी कि यह औरत तो कितनी गिरी हुई है, और ऋषभ को लगता था कि उसकी बुआ एक नेक औरत है, बल्कि यह तो एक धंधे वाली है। वो इतने दिनों से इसे शरीफ समझ रही थी, लेकिन यह औरत कितनी गिरी हुई निकलेगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यही सब सोचते सोचते और रोते हुए वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, जिसकी वजह से उससे रहा नहीं गया और वो कमरे से बाहर निकल आई। पर जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि बुआ जी कहीं भी नहीं थी। उसने उन्हें घर के बने हर कमरे में तलाश किया, पर वह कहीं नहीं थी। उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे यह औरत नहीं दिख रही, क्योंकि अब तो मुझे इसकी शक्ल से बहुत नफरत हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपने लिए खाना बनाया और उस औरत के लिए बनाकर रख दिया, ताकि उसके आने से पहले वो अपने कमरे में चली जाए। वो अब उस औरत की शक्ल बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इंसानियत के नाते उसके लिए खाना बनाकर रख दिया था, क्योंकि ऋषभ के पीछे एक वही थी जो उसका ख्याल रख रही थी। उसके बाद शाम को जब वो अपने कमरे से निकली तो उसने देखा कि बुआ जी अभी तक बाहर से लौट कर नहीं आई थी। अब उसे ना जाने क्यों थोड़ी सी घबराहट और फिक्र दोनों होने लगी। उसने घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया, क्योंकि उन आदमियों का ख्याल उसे जब भी आता तो वो सिहर उठती। उस दिन तो उन आदमियों से उसे बुआ जी ने बचा लिया था, लेकिन अब तो वह है ही नहीं, तो यहाँ उसकी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं था। धीरे धीरे करके 3 दिन बीत गए, लेकिन बुआ जी का कोई अता पता नहीं था। पहले तो बुआ जी के घर से चले जाने पर वो खुश हो रही थी, क्योंकि उसे उनसे नफरत महसूस हो रही थी। पर अब जब 3 दिन तक वह लौट कर नहीं आई तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। वह औरत चाहे जैसी भी हो, लेकिन उस औरत ने उसका बहुत ख्याल रखा था। उसका चरित्र चाहे जैसा हो, पर उसने उसके दामन पर दाग नहीं लगने दिया था, और इतने दिनों में उनके लिए उसके दिल में हमदर्दी पैदा हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। जब 5वां दिन हो गया और बुआ जी का कोई अता पता नहीं मिला, तब उसने सोचा कि उसे हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, लेकिन घर से बाहर कदम रखने की वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। पर फिर भी बुआ जी की खातिर उसने फैसला कर लिया कि अब वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाएगी। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छे से ढका और घर का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली। पर बाहर तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और सन्नाटा भी पसरा हुआ था। यह देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर किधर जाए और किससे पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछे। पहले तो उसके मन में ख्याल आया कि वो वापस घर के अंदर चली जाए, लेकिन फिर बुआ जी के ख्याल ने उसके कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वो हिम्मत बांधकर एक रास्ते की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उसे कुछ आदमी बहुत ही गंदी और घूरती हुई नज़रों से देखते हुए खड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसके पेट में खौलन सी होने लगी, लेकिन वो चुपचाप सीधे आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर पर जब वो पहुंची
तो वहाँ की स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बंद थी, जिस वजह से वह जगह अंधेरे से घिरी हुई थी। तभी उसे अपने पीछे दो साए नजर आए, जिन्हें देख वो बुरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ और भागना शुरू किया। वो जैसे ही भागी, वह दो साए भी उसके पीछे भागे। इससे पहले कि वो चिल्लाती, एक आदमी ने उसका मुंह कस के दबोच लिया और दूसरे ने उसकी टांग पकड़ ली। वह आपस में कहने लगे कि चल इसे जल्दी से उधर खेतों की तरफ लेकर चल, ना जाने यह कब से तड़पा रही थी। इसके साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं कितने दिनों से मरा जा रहा था, अब जाकर यह मेरे हाथ आई है। वो बुरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन वह दोनों उसे कस के पकड़े हुए थे। तभी उन्होंने उसे जमीन पर पटका। उसने जैसे ही चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, उनमें से एक आदमी ने उसके मुंह पर कम से कम 7-8 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो गई और उसके शरीर की पूरी जान निकल गई। तभी दूसरे ने कहा कि ऐसे तो यह मर जाएगी। तो जो आदमी उसके ऊपर बैठा था, वह कहने लगा कि मरती है तो मर जाए, लेकिन मुझे बस अपनी भड़ास निकालने से मतलब है। उसने तुरंत ही उसकी सलवार का नरा खोलकर उसकी सलवार को उतार दिया और फिर वह अपनी पैंट उतारने लगा। वह जैसे ही उसके ऊपर लेटा और अपनी भड़ास निकालने की शुरुआत करने लगा, तभी उस आदमी के सर पर एक बहुत जोरदार वार हुआ और वह वहीं जमीन पर लुढ़क गया। उसके बाद एक दूसरा बार उस दूसरे आदमी के ऊपर भी हुआ और वह भी वहीं पर गिर गया। उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उठकर देखे कि यह सब क्या हुआ और कैसे हुआ। फिर अचानक से वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को बुआ जी के घर में पाया। सामने जब उसकी आंख खुली तो बुआ जी बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही वो उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उसके सर को सहलाया और उसे शांत करा कर पानी पिलाया। वो रो रो कर उनसे कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थीं? आज के बाद मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वह उससे कहने लगी है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई थी, बस शर्म की वजह से मैं तेरा सामना नहीं कर पा रही थी। उसने उनसे कहा कि आज अगर आप लौट कर ना आती तो वह लोग तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देते और शायद मुझे जान से भी मार देते। बुआ जी ने कहा, मेरे होते हुए तेरे ऊपर आंच भी नहीं आ सकती, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। उसके बाद जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसने बुआ जी से कहा कि आप इतना गंदा काम आखिर क्यों करती हैं? तो वह कहने लगी कि मैंने कोई भी गंदा काम नहीं किया। हाँ, बस जो लोग इस तरह की हरकत करना चाहते हैं, मैं उन्हें इस घर में पनाह दे देती हूँ ताकि वह अपनी हवस को पूरी कर लें और फिर उसके पैसे मुझे देकर यहाँ से चलते बनते हैं। यह मकान मेरे पति का है। मुझे कभी भी कोई औलाद नहीं हुई और मेरा पति इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। मेरे पास अपना पेट भरने का और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने मजबूरी में आकर इस काम को अपना धंधा बना लिया। लेकिन मेरा विश्वास कर, मैंने आज तक अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी। उस दिन तेरी इज्जत को बचाने की खातिर मुझे पहली बार अपनी इज्जत को दांव पर लगाना पड़ा। बुआ जी की यह बात सुनकर तो वो दंग रह गई। उसने उनसे कहा कि लेकिन आपको यह सब करने की ज़रूरत ही क्या है? ऋषभ को अगर यह पता चला कि उनकी बुआ ने ऐसे लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने घर को एक अड्डा बना रखा है, तो वह आपके बारे में क्या सोचेंगे? बुआ जी ने कहा, कौन ऋषभ? किसका ऋषभ? उसने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? बुआ जी ने कहा कि अरे पागल लड़की, जो ऋषभ जिसे तू मेरा भतीजा समझ रही है, उससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था। उनकी यह बात सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने उससे कहा कि वह तो तुझे भी यहाँ सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ लेकर आया था। उनकी यह बात सुनकर तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर बिजली ही गिर गई। उसने कहा, आप झूठ बोल रही हैं।
मेरा ऋषभ धोखेबाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो बता, तेरे ऋषभ का फ़ोन इतने दिनों से क्यों नहीं लग रहा? क्या वह इतने दिन में एक बार भी दोबारा तुझसे मिलने आया? उनकी बात बिल्कुल सच थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वह उससे बोली, बेटी, तेरे साथ धोखा हुआ। उस लड़के ने तुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुझे तेरे घर से, माँ बाप से दूर कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह तुझे यह यकीन नहीं दिला देगा कि वह तुझसे शादी करेगा, तब तक तू उसे हाथ भी नहीं लगाने देगी। और तो और, उसने तो तुझे बेचने का प्लान बना लिया था। लेकिन ऐन मौके पर जिन लोगों को वह तुझे बेचने वाला था, उनके पूरे गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। फिर उसे कहीं से मेरा पता चला, तो उसने मुझे पैसे देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक रात की पनाह मांगी। मैं तो हमेशा से यही काम करती चली आ रही थी, तो मैंने उसे यहाँ पनाह दे दी। उस दिन सुबह उठकर जब तूने मेरे पैर छुए और मुझे बुआ जी कहकर पुकारा, तो मैं समझ गई कि तुझे यहाँ बेवकूफ़ बनाकर लाया गया है। लेकिन तेरी प्यारी बोली सुनकर मेरा दिल पिघल गया, और मैंने तेरे इस भ्रम को नहीं तोड़ा कि मैं ऋषभ की बुआ नहीं हूँ और वह ऋषभ एक धोखेबाज है, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस दिन तुझे यह सच्चाई पता चलेगी, तेरा दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। ऋषभ की सच्चाई सुनकर वो सच में पूरी तरह से टूट कर बिखर चुकी थी। वो उस दिन बहुत रोई। उसने बुआ जी से कहा कि ऋषभ ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब तो मैं लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकती। अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? वो रात तो जैसे तैसे निकल गई। जब सुबह हुई तो बुआ जी ने उससे कहा कि अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यह मोहल्ला ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है। अगर हम यहाँ रहे तो वह तेरे साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। उसने बुआ जी से कहा, तो फिर हम अब क्या करेंगे और मैं कहाँ जाऊँगी? बुआ जी ने कहा कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू अब हमेशा मेरे साथ ही रहना। बुआ जी ने अपना वह मकान बेच दिया और उन पैसों से एक अच्छी कॉलोनी में दूसरा मकान खरीद लिया, जहां वो दोनों सुकून से रहने लगे। उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और बुआ जी ने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों औरतें एक दूसरे का सहारा बन गईं, खुशी खुशी सुरक्षित तौर पर रहने लगीं। दोस्तों, हमें कभी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा भी हमें उसी से मिलता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसीलिए कभी किसी पर अंधविश्वास मत कीजिए। दोस्तों, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के साथ झूठे प्यार का खेल ना खेलें, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत भावना है, उसे धोखा देकर बदनाम ना करें।